यदि S, प्लीज, यदि S R का अरिक्त परिबद्ध उपसमुच्चय है, if S is non-empty, if S is non-empty, if S is non-empty bounded subset of R, then infimum of S हमेशा सुप्रीमम ऑफ S से कम या बराबर रहेगा। इनफीमम का मतलब क्या होता है? निम्नक, और सुप्रीमम का मतलब होता है उच्चक। ये हमेशा इससे कम या बराबर रहेगा। अगला, इनफीमम S अगर सुप्रीमम S के बराबर हो गया, ये तभी संभव है यदि S, if S is a singleton set, यदि S सिंगल्टन सेट है, अगर सेट में केवल एक ही एलिमेंट है, तभी मैं कह सकता हूं वही इनफीमम है, वही सुप्रीमम है। यानी मान लो एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 5, तो ये परिबद्ध है कि नहीं? है सर। इस सेट के सारे एलिमेंट 10 या उससे कम हैं, और इस सेट के सारे एलिमेंट -10 या उससे ज्यादा हैं। बट इस सेट के सारे एलिमेंट तो सर 9 से भी कम हैं, इस सेट के सारे एलिमेंट 8 या उससे भी कम हैं, इस सेट के सारे एलिमेंट 5 या उससे भी कम हैं। बट 5 से छोटा कोई नंबर ले लूं, तब ये बात मेरी अब ट्रू नहीं है। तो 5 ही इसका सुप्रीमम हो गया और 5 ही इसका इनफीमम हो गया। और अगर कोई सेट 5 होता है, वो भी परिबद्ध होता है। हर रियल नंबर उसका अपर बाउंड है और हर रियल नंबर उसका लोअर बाउंड है, क्योंकि उस सेट के सारे एलिमेंट इस नंबर से कम या बराबर हैं। अगर ये बात मैं गलत कर रहा हूं, अगर मेरे को कोई स्टेटमेंट फेल करनी है, तो मैं कहूंगा देखिए इस सेट में मुझे एक एलिमेंट ऐसा मिल गया कि सेट के सारे एलिमेंट अब इससे कम नहीं बचे। अगर मैं सुप्रीमम दिखाना चाहता हूं या अपर बाउंड दिखाना चाहता हूं, तो मुझे क्या बोलना पड़ता है? कोई भी नंबर किसी समुच्चय का ऊपरी परिबद्ध कब कहलाएगा? अगर सेट के सारे एलिमेंट उस नंबर के बराबर या उस नंबर से कम हो। सुप्रीमम यानी उच्चक का मतलब होता है वो भी एक अपर बाउंड ही होता है। सुप्रीमम जिसे हिंदी में उच्चक कहता हूं, वो भी सेट का अपर बाउंड ही होता है, मगर वो, और अपर बाउंड का मतलब है सेट के सारे एलिमेंट अब उस नंबर से कम या बराबर रहें, और ये काम सेट के हर एलिमेंट के लिए हो। तो सुप्रीमम भी एक अपर बाउंड ही है, मगर उससे छोटा कोई भी नंबर अब अपर बाउंड की परिभाषा को संतुष्ट नहीं करता है, क्योंकि सुप्रीमम क्या होता है? सभी अपर बाउंडों में जो सबसे छोटी संख्या होती है उसी को हम क्या कहते हैं? उच्चक कहते हैं। ये हमने कल पढ़ लिया था। आगे, यदि S ऊपरी परिबद्ध समुच्चय है, if S is bounded above set, क्या? यदि S एक ऊपरी परिबद्ध समुच्चय है, तब सुप्रीमम ऑफ S का S का अवयव होना आवश्यक नहीं है। If S is bounded above set, अगर S bounded above set है, if S is bounded above set, then supremum of S need not be, then supremum of S need not be, then supremum of S need not be
एलिमेंट ऑफ एस। सुप्रीमम एस का जो सुप्रीमम एस है वो एस का एलिमेंट होना आवश्यक नहीं है। कल भी हमने देखा। बताओ ओपन इंटरवल 2,3 ले लूं, क्या ये सेट बाउंडेड है? ओपन इंटरवल 2,3 ले लूं, क्या ये सेट बाउंडेड है विद्यार्थियों? बिल्कुल सर, ये सेट बाउंडेड है। इस सेट के सारे एलिमेंट 5 या उससे कम है और सारे एलिमेंट 0 से बड़े हैं। इसका सुप्रीमम क्या है? 3 इसका सुप्रीमम है। यानी इस सेट के सारे एलिमेंट 3 या उससे भी कम हैं। बट 3 से छोटा कोई भी नंबर ले लूं, अब सेट के सारे एलिमेंट उससे कम होना आवश्यक नहीं है। 3 से छोटा आप कोई भी नंबर चूज करें तो आपको सेट में ऐसे एलिमेंट मिल जाएंगे जो इस नंबर से बड़े हो गए। तो ये ऊपरी परिबद्ध की परिभाषा को अब पास नहीं किया, ठीक है ना? तो जबकि 3 जो है जिसको आप सुप्रीमम बोल रहे हो, ये सेट का एलिमेंट तो है ही नहीं। तो सुप्रीमम एस जो होता है उसका सेट का एलिमेंट होना आवश्यक नहीं है, जबकि समुच्चय ऊपरी परिबद्ध समुच्चय था। अगला, यदि सुप्रीमम एस, अगर एस का सुप्रीमम सेट का ही एलिमेंट हुआ, यदि सुप्रीमम ऑफ एस एस में हुआ, अगर सुप्रीमम ऑफ एस एस में ही हुआ तो वो एस का सबसे बड़ा एलिमेंट होगा। अगर सुप्रीमम एस एस में ही पाया गया तो जो एस का सबसे बड़ा एलिमेंट है वही सुप्रीमम होगा। यदि इफ सुप्रीमम एस बिलोंग्स टू एस देन ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ एस, या देन इट इज ग्रेटेस्ट, तब यह एस का सबसे बड़ा अवयव होगा। देन इट इज ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ एस। यदि सुप्रीमम एस एस में है देन इट इज ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ एस। यदि सुप्रीमम एस एस में नहीं है, यदि सुप्रीमम एस एस में नहीं है तो समझ लीजिए एस का जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो विद्यमान नहीं है। तब सब एस का सबसे बड़ा एलिमेंट विद्यमान नहीं है। जैसा कि आप कई बार मैक्सिमा मिनिमा पढ़ते वक्त भी देखते होते थे, जब आपको ग्रेटेस्ट ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा निकालना होता था। कुछ बच्चों ने पढ़ा है तो मैं उनसे बात कर लूं। ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा निकालना होता होगा। 2 टाइप के मैक्सिमा मिनिमा होते थे, एक तो लोकल और एक ग्लोबल, या एब्सोल्यूट कह लो, ग्लोबल नहीं कहना वर्ड, तो एब्सोल्यूट, निरपेक्ष भी कह सकते हैं, ठीक है ना? तो उसमें क्या होता था, आपका कई बार जो ग्लोबल मैक्सिमा या ग्लोबल मिनिमा होता था वो अटेन होता ही नहीं था, क्योंकि आप कहते थे जैसे जैसे x 3 की तरफ बढ़ रहा है मेरा आंसर 10 की तरफ जा रहा है। जब जा रहा होता है मतलब पहुंच तो रहा ही नहीं, तब आप कहते थे उस समय इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है, क्योंकि आप जितना जितना 3 के नजदीक जाएंगे आपका आंसर 10 के नजदीक जाता जा रहा है, बट आप ये नहीं बता पा रहे हो सबसे बड़ा आंसर आपका है क्या। तब आप कहते हो मैक्सिमम वैल्यू 10 की तरफ अप्रोच कर रही है, बट वो 10 वैल्यू प्राप्त नहीं हो रही है। तो सबसे बड़ी वैल्यू प्राप्त क्या हो रही है वो नहीं पता लग रहा है। जैसे आप कहते हो लिमिट x टेंड्स टू 0 पे fx 5 की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि 5 आंसर आ गया। आप 5 के जितना नजदीक सोच रहे हो उतना नजदीक पहुंच रहे हो, बट आप सबसे बड़ी वैल्यू नहीं बता पा रहे हो। भाई आप कह रहे हो धीरे धीरे आप 5 की तरफ टेंड कर रहे हो, बट 5 की तरफ टेंड करने का मतलब सबसे बड़ी वैल्यू थोड़ी ना पता लग रहा है। अगर सुप्रीमम एस सेट में नहीं है तो इसका मतलब सेट का जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट है वो विद्यमान नहीं है। जैसे ओपन इंटरवल 2,3, अगर ग्रेटेस्ट एलिमेंट आपको पता लग जाता तब तो सुप्रीमम आप बोल देते सेट में है। भाई आपने सुप्रीमम 3 कहा जो कि सेट में नहीं है, अगर आपको सेट का ही सबसे बड़ा एलिमेंट पता लग गया फिर तो आप बोल दोगे यही सुप्रीमम है। अरे ओपन इंटरवल 2,3 में सबसे बड़ा एलिमेंट आप मुझे बता दो, मैं कह दूंगा यही सुप्रीमम है, बट आप नहीं दे पा रहे हो, तभी तो हम कह रहे हैं कि अगर एस ऊपरी परिबद्ध है तो उसके सुप्रीमम एस का अवयव होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि भाई सबसे बड़ा एलिमेंट आ गया। अगर इसका सबसे बड़ा एलिमेंट मुझे पता लग ही जाता तो मैं कहता सारे सेट के सारे एलिमेंट उतने या उससे कम आ गए तो वही सुप्रीमम हो जाता। डेफिनेशन तो पास हो ही जाती ना, क्योंकि सुप्रीमम उसी तो कहेंगे जिसके सेट के सारे एलिमेंट उतने या उससे कम हो।
और वो बाकी सभी ऊपरी परिबदों में सबसे छोटा हो। यदि सुप्रीमम एस एस में नहीं है तब एस का सबसे बड़ा अवयव विद्यमान नहीं है। If supremum S does not belongs to S, then greatest element of S does not exist. और यही काम हम इन्फीमम के लिए तीनों रिजल्ट लिख देंगे। इन्फीमम के लिए क्या? अगर S एक निम्न परिबद्ध समुच्चय है तब इन्फीमम S का अवयव होना आवश्यक नहीं है, और अगर इन्फीमम S का अवयव हुआ तो ये S का सबसे छोटा अवयव होगा, और अगर इन्फीमम S में नहीं है तो हम कहेंगे S का सबसे छोटा अवयव विद्यमान नहीं है। तीनों रिजल्ट तीन, चार तथा 5 निम्नक के लिए भी सत्य हैं। 3, 4, 5 निम्नक के लिए भी सत्य हैं। ओके, ये जो 3, 4, 5 रिजल्ट जो मैंने लिखे हैं ये निम्नक के लिए भी सत्य हो जाएंगे। वो मैंने अभी जैसे बोला। स्टूडेंट अगली बात, अगर S, सुन लीजिए, अगर S R का कोई परिबद्ध उपसमुच्चय है, अगर S R का कोई परिबद्ध उपसमुच्चय है तो जरूरी नहीं है कि इन्फीमम और सुप्रीमम दोनों के दोनों क्या हों? अगर S कोई भी परिबद्ध उपसमुच्चय, या S, सॉरी परिबद्ध को वर्ड हटाता हूं, अगर S R का कोई उपसमुच्चय है तो जरूरी नहीं है कि उसका इन्फीमम और सुप्रीमम एग्जिस्ट करे। अगर S कोई भी सबसेट ले लेता, भाई सर अनबाउंडेड ले लो, अगर अनबाउंडेड है तो आपको सुप्रीमम नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या? अगर S अनबाउंडेड है, S कोई भी समुच्चय ले लूं तो जरूरी नहीं है कि उसका सुप्रीमम और इन्फीमम एग्जिस्ट करे, ऐसा जरूरी नहीं है। अच्छा लिखें, यदि S R का अरिक्त उपसमुच्चय है, यदि S R का अरिक्त उपसमुच्चय है तब सुप्रीमम S तथा इन्फीमम S का विद्यमान होना आवश्यक नहीं है। यदि S R का अरिक्त उपसमुच्चय है, जैसे कि इंटीजर ले लो, इंटीजर अनबाउंडेड हो गया, R का सबसेट है, इसका सुप्रीमम क्या है? क्या इंटीजर का कोई सुप्रीमम बता सकते हो? एग्जिस्ट नहीं करता, तो उसका सुप्रीमम तथा इन्फीमम का विद्यमान होना आवश्यक नहीं है। ओके, अगर सुप्रीमम और इन्फीमम विद्यमान हो जाता है स्टूडेंट्स तो ये हमेशा यूनिक होते हैं। अगर सुप्रीमम और इन्फीमम होता है तो ये हमेशा यूनिक होते हैं। क्यों? और उसको प्रूव करने के लिए क्या है? सर नहीं, मान लिया दो सुप्रीमम है, A और B, A और B सुप्रीमम है। अगर A सुप्रीमम है और B भी सुप्रीमम है तो दोनों के दोनों अपर बाउंड हो गए। अगर A और B दोनों सेट S के सुप्रीमम है, सुप्रीमम का मतलब क्या हुआ? अपर बाउंड हो गए। क्योंकि B अपर बाउंड है और A सुप्रीमम है तो A सभी अपर बाउंडों में सबसे छोटा होगा। अगर A भी सुप्रीमम B भी सुप्रीमम मतलब दोनों अपर बाउंड, क्योंकि B अपर बाउंड है तो सारे के सारे, तो B अपर बाउंड है और A सुप्रीमम है तो A जितने भी अपर बाउंड्स हैं उन सब में सबसे छोटा A होगा। तो A इज लेस देन इक्वल टू B, क्योंकि B भी क्या है?
क्योंकि बी सुप्रीमम है तो जितने भी अपर बाउंड होंगे बी उनसे छोटा होगा। सिमिलरली तो ए अगर लेस देन इक्वल टू बी है और बी लेस देन इक्वल टू ए है तो ए और बी बराबर हो गए। इसीलिए मैंने कहा है कि अगर कोई सेट एस आर का सबसेट है तो उसका या तो सुप्रीमम और इन्फीमम एग्जिस्ट नहीं करेगा, और अगर एग्जिस्ट किया तो ये हमेशा कैसे होते हैं? अद्वितीय होते हैं, यूनिक होते हैं। भाई मैं तो दो सुप्रीमम मान के चला, मैंने मान लिया ए और बी दो सुप्रीमम है, माना ये बात गलत है, माना ये यूनिक नहीं है। अगर ए और बी सुप्रीमम है मतलब दोनों अपर बाउंड है, तो ए क्योंकि सुप्रीमम है तो जितने भी अपर बाउंड है ए उनमें से किसी से बड़ा नहीं हो सकता। सो ए शुड बी लेस देन इक्वल टू बी। क्योंकि बी सुप्रीमम है तो जितने भी अपर बाउंड है सेट के बी उससे भी कम या बराबर होगा, तो बी ए से भी कम होगा। तो अगर ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो इसका मतलब इट इंप्लाइज दैट ए बराबर बी। तो ए और बी को बराबर होना पड़ेगा, मतलब सुप्रीमम ऑफ सेट इज ऑलवेज यूनिक। तो आगे लिखें, यदि सुप्रीमम तथा इन्फीमम यदि सुप्रीमम तथा इन्फीमम विद्यमान हो, if supremum and infimum exist then it must be unique, तब यह अद्वितीय होंगे। नहीं कि भाई या तो विद्यमान नहीं होगा, और अगर विद्यमान हुआ तो वो हमेशा यूनिक होगा। अगला, यदि S Z का परिबद्ध उपसमुच्चय है, परिबद्ध यदि S Z का परिबद्ध अरिक्त उपसमुच्चय है, if S is non-empty bounded subset of Z, तब अब मैंने क्या बोला है, अगर S Z का कोई परिबद्ध अरिक्त समुच्चय है, यदि S Z का परिबद्ध अरिक्त समुच्चय है, नॉन एम्प्टी बाउंडेड सबसेट है, तो अब आपके एलिमेंट कैसे रहेंगे? आप तो एलिमेंट ऐसे लिखोगे आइसोलेटेड टाइप के, कुछ छोड़ दो कुछ लिख लो, ऐसे लिखोगे। यहां कुछ आ गया मान लो -100, कुछ लिख लिए कुछ छोड़ दिए, तो इसमें जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वही तो सुप्रीमम है। जैसा कल मैंने एक सेट लिखा था 1,7.5, मेरे पास सेट था नेचुरल नंबर, इसका सबसेट लिया, यदि एस एक्स का कोई सबसेट है, मुझे बताना था क्या एन कंप्लीट है कि नहीं। एन कंप्लीट होने का मतलब क्या हुआ, अगर ये सेट बाउंडेड है तो ये अपने सुप्रीमम को समाहित करता है। इट बाउंडेड अबव है तो ये अपने सुप्रीमम को रखेगा। अब ये देख लीजिए आपके पास क्या है, ये सेट बाउंडेड है कि नहीं एन में? सर ये सेट एन में बाउंडेड है, इस सेट के सारे एलिमेंट 50 या उससे कम है और सारे एलिमेंट 1 या उससे ज्यादा है। बाउंडेड आ गया क्लियरली। अब आप देख लीजिए इस सेट का, और मजे की बात है इसका सुप्रीमम एग्जिस्ट कर रहा है और सुप्रीमम इसके अंदर ही है। इस सेट के सारे एलिमेंट किससे कम है? 7 या उससे कम है, तभी तो ये कंप्लीट हुआ था। तो एन और जेड तो कंप्लीट होते ही हैं, लास्ट क्लास में हमने देखा था ना जी। अगला देखें, एवरी सबसेट ऑफ बाउंडेड सेट, every subset of bounded set is bounded। परिबद्ध समुच्चय का प्रत्येक उपसमुच्चय परिबद्ध होता है। क्लियर है? कितना क्लियर है कि परिबद्ध का हर उपसमुच्चय जो खुद परिबद्ध है, कोई समुच्चय खुद परिबद्ध है, खुद 100 और -100 के बीच में है, तो इसका कोई उपसमुच्चय ले लोगे, अब कौन सा 100 और -100 के बाहर चला जाएगा? अगर एक सेट है, भाई तुम्हारे क्लास का हर बच्चा 4 फुट और 10 फुट से परिबद्ध है हाइट में, तुम्हारी क्लास का हर बच्चा 4 फुट या उससे लंबा है, 10 फुट या उससे कम है। अब इसका कोई भी सबसेट ले लूं, सिर्फ बॉयज की बात कर लूं, तो बॉयज में कौन सा इसके बाहर चले जाओगे? अगर जो चीज
इस सेट के हर एलिमेंट के लिए वैलिड है, इसका कोई भी सबसेट लेंगे उसके भी तो हर एलिमेंट के लिए वैलिड होगा। तो क्या है, एवरी सबसेट ऑफ बाउंडेड सेट इज बाउंडेड। अगला, अगला देखिए, परिबद्ध समुच्चयों का स्वेच्छ सर्वनिष्ठ, परिबद्ध समुच्चयों का स्वेच्छ सर्वनिष्ठ भी परिबद्ध होता है। परिबद्ध समुच्चयों का स्वेच्छ सर्वनिष्ठ, स्वेच्छ का मतलब अपनी इच्छा से जितने मर्जी सेट ले लीजिए, वो फाइनाइट भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट सेट्स भी हो सकते हैं। अब आप देखिए, परिबद्ध समुच्चयों का स्वेच्छ सर्वनिष्ठ भी परिबद्ध समुच्चय होता है। परिबद्ध समुच्चयों का स्वेच्छ सर्वनिष्ठ भी परिबद्ध समुच्चय होता है। क्या आपने अगर सेट थ्योरी कभी पढ़ी है तो आप जानते होंगे, आप अपने मन में कोई भी एक सेट ले लीजिए, कोई भी, चाहे वो ये तो परिबद्ध लिया है, आप चाहे आप भी कोई भी परिबद्ध ले लीजिए, जितने मर्जी एलिमेंट, करोड़ों भी एलिमेंट ले लो। अब दूसरा एक और सेट लें, अगर वो भी बाउंडेड ही लें, चाहे उसमें एलिमेंट कॉमन है चाहे नहीं, आपकी मर्जी है। अब जब दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो पहले वाले से एलिमेंट ज्यादा नहीं हो सकते हैं। अगर पहला जो आपने सेट लिया है उसमें अगर वो बाउंडेड है, मतलब पहले सेट का कोई भी एलिमेंट मान लो 100 और -100 के बीच में है, पहला सेट जो भी आपने रैंडमली चूज किया वो है। अब दूसरा सेट का मान लो आपने कह दिया कि सारे एलिमेंट -1,00,000 से लाख तक हैं, तो भी दोनों का जब इंटरसेक्शन करोगे तो कभी -100 और 100 के बाहर नहीं जाएगा। अरे इंटरसेक्शन सेट में क्या होगा, जो दोनों में कॉमन हो, और एक सेट में जब 100 के बाहर कोई एलिमेंट ही नहीं है तो दोनों में जो कॉमन लोगे उसमें 100 के बाहर कैसे जाएगा। अरे दो सेट हैं, एक में सबसे बड़ा एलिमेंट 100 और सबसे छोटा -100 था। यहां क्या बोला है, आर्बिट्री इंटरसेक्शन ऑफ बाउंडेड सेट्स। आपने दोनों के दोनों सेट बाउंडेड लिए, आपने कहा सर पहले सेट का बाउंड जो है -100 और 100 है, दूसरे सेट का बाउंड -1,00,000 और लाख है, बट जब आप दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो 100 और -100 के बाहर नहीं जा पाएगा, क्योंकि जब इंटरसेक्शन लोगे तो आप कॉमन एलिमेंट उठाओगे, और जब कॉमन एलिमेंट उठाओगे, जब एक सेट में 100 के बाहर का एलिमेंट ही नहीं है तो कॉमन 100 के बाहर पहुंचा कैसे। कॉमन का मतलब जो दोनों में हो, तो अगर एक सेट में -100 और 100 के बाहर है तो इसका मतलब जो आपका आउटपुट आने वाला है, जितने मर्जी इंटरसेक्शन कर लो, अब उनका जो आउटपुट आने वाला है वो कभी -100 और 100 के बाहर जाएगा ही नहीं। हो सकता है इंटरसेक्शन 5 भी हो जाए, किसी एक सेट भी, ऐसे दो सेट भी मिल गए जिनमें कॉमन कुछ नहीं है, तब तो इंटरसेक्शन 5 हो गया। अरे एक में एलिमेंट -100 और 100 लिख दिया, अगले में 200 से लेकर 300 लिख दिया, इंटरसेक्शन 5 हो गया। 5 इज ऑल्सो बाउंडेड, क्योंकि इस सेट में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं जो 5 से ज्यादा हो, इस सेट में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं जो, मतलब इस सेट के सारे एलिमेंट -5 और 5 के बीच में है। अरे जो 5 सेट होगा, 5 सेट में क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जो 5 के बाहर चला जाए या -5 से कम हो जाए, नहीं है। आपको डेफिनेशन क्या कहती है, आपको ऐसे दो H और K मिल जाएं कि सच दैट सेट का प्रत्येक एलिमेंट H और K के बाहर ना हो। दो तरीके से 5 की डेफिनेशन पढ़ते हो, एक तो सेट के सारे एलिमेंट इसके बीच में हो, दूसरी बात सेट का कोई भी एलिमेंट इस बाउंड के भी बाहर ना हो। 5 तो हमेशा रिफ्लेक्सिव के लिए भी ऐसे ही पढ़ा करते थे। तो मैंने क्या बोला है, आर्बिट्री इंटरसेक्शन ऑफ बाउंडेड सेट इज बाउंडेड। अगली प्रॉपर्टी देखें, अगर आप समुच्चयों का स्वेच्छ सर्वनिष्ठ कर रहे हो, उसमें चाहे बाउंडेड हो चाहे अनबाउंडेड हो, मगर एक भी सेट बाउंडेड आ गया तो अब उसका इंटरसेक्शन तो बाउंडेड होगा। आपने चाहे एक सेट ले लिया सर -∞ से इन्फिनिटी, दूसरा ले लिया -2 से 2, अब आगे जो मर्जी करते रहो, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, -2 से 2। अब तीसरा चाहे -2 से 2 के बाहर हो चाहे कुछ हो, अब आपका आंसर -2 और 2 के बाहर तो आ ही नहीं सकता ना इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब जितने सेट लोगे
भाई जितना इंटरसेक्शन करते जाओगे सेट तो छोटा होता जाएगा ना। तो वही है, अगर 1 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके घर में टीवी है, अब मैं कहूं टीवी भी है एंड फ्रिज भी है, तो 1 करोड़ से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिनके घर सिर्फ टीवी है वो अगर 1 करोड़ है तो टीवी एंड फ्रिज, एक और कंडीशन मिल गई है, तो उन्हें अब 1 करोड़ के बाहर वाला बच्चे के लोगों के पास तो टीवी ही नहीं था, तो टीवी एंड फ्रिज वाली तो बात वैसे ही खत्म हो गई, तो वो और कम हो गए, मान लो 80 लाख। एंड वॉशिंग मशीन भी हो, तो जितनी कंडीशन होती जाएगी उतना तो एक भी सेट अगर बाउंडेड है और इंटरसेक्शन ले लिया तो अब बाउंडेड ही रहेगा, क्योंकि अगर एक सेट ऐसा है जिसके सारे एलिमेंट -2 और 2 के बीच में है, अब उसको किसी से भी इंटरसेक्शन कर दो, -2 और 2 के बाहर वाला कॉमन कैसे आएगा? अरे कॉमन आने के लिए तो दोनों सेट में चाहिए ना। जब -2 और 2 वाले सेट में खुद में -2 और 2 के बाहर नहीं है, तो इंटरसेक्शन में कैसे -2 और 2 के बाहर चला जाएगा? तो लिखें आर्बिट्री इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, तो लिखें समुच्चयों का श्वेत सर्वनिष्ठ, आर्बिट्री इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स समुच्चयों का श्वेत सर्वनिष्ठ जिसमें कम से कम एक परिबद्ध हो। जिनमें कम से कम एक परिबद्ध हो, परिबद्ध समुच्चय होता है। समुच्चयों का श्वेत सर्वनिष्ठ, समुच्चयों का श्वेत सर्वनिष्ठ, समुच्चयों का श्वेत सर्वनिष्ठ जिनमें कम से कम, समुच्चयों का श्वेत सर्वनिष्ठ जिनमें कम से कम एक परिबद्ध हो, एक समुच्चय परिबद्ध हो, क्या होता है? परिबद्ध होता है। लिखें परिबद्ध समुच्चयों का परिमित, परिबद्ध समुच्चयों का, परिबद्ध समुच्चयों का परिमित संघ, परिबद्ध समुच्चयों का परिमित संघ, परिबद्ध समुच्चयों का परिमित संघ, परिबद्ध समुच्चयों का परिमित संघ परिबद्ध होता है। परिबद्ध समुच्चयों का परिमित संघ परिबद्ध होता है। मान लीजिए मेरे पास ये सेट हैं, ये सारे के सारे परिबद्ध हैं, ये सारे के सारे परिबद्ध हैं। अगर ये सारे के सारे परिबद्ध हैं तो इसका मतलब है इन सब का अपर बाउंड और लोअर बाउंड विद्यमान है, या कह लो सबका उच्चक और निम्नक विद्यमान होगा। सेट में होना होगा विद्यमान तो होगा ना, मैंने ऐसा कब कहा है कि सेट के अंदर वो विद्यमान होगा? तो मान लीजिए इसका जो सुप्रीमम है वो ए है, जो कि एक फाइनाइट नंबर होगा कि नहीं अगर सेट बाउंडेड है? अगर सेट बाउंडेड है तो A1 फाइनाइट नंबर होगा कि नहीं सुप्रीमम? इसका सुप्रीमम A2, इसका सुप्रीमम AN, इसका इनफीमम B1, इसका इनफीमम B2, इसका इनफीमम BN। जो आपको ये A1 A2 AN मानना है मान लो। अब मैंने इन सब का यूनियन किया, अब मैंने इन सब का यूनियन किया। यूनियन का मतलब इस सेट के अंदर S1 S2 सोन Sn के सारे एलिमेंट आ गए। अब भी अगर मैं सुप्रीमम S कहता हूं, सुप्रीमम S क्या होगा? मैक्सिमम ऑफ A1 A2 सोन AN। अगर S1 के सारे एलिमेंट A1 से कम है, मान लो 5 से कम है, S2 के सारे एलिमेंट 3 से कम है, Sn के सारे एलिमेंट 50 से कम है, तो मैं देखूंगा इन सब में सबसे बड़ा कौन है, मान लो 50। तो अब S के जब मैंने सारे एलिमेंट का यूनियन किया तो भी कोई भी एलिमेंट 50 से ज्यादा थोड़ी ना हो जाएगा। S1 के सारे एलिमेंट 5 से ही कम है तो 50 से कम तो हो ही गए, S2 के सारे एलिमेंट 3 से ही कम है, 50 से कम तो हो ही गए। और ऐसे ही इन सब में जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा वो S के लिए सुप्रीमम का काम कर देगा, और ऐसे इन सब इनफीममों में जो सबसे छोटा होगा
वो इन्फीमम का काम कर देगा। S1 का सबसे छोटा एलिमेंट 1 था, इसका सबसे एलिमेंट -2 था, इसका सबसे छोटा एलिमेंट -5 था। मान लो सबसे छोटा एलिमेंट -10 आ गया बीच में कहीं, तो इन सब में जो सबसे छोटा है -10, सेट के सारे एलिमेंट उससे भी बड़े हैं। अभी भाई इस सेट का तो सबसे छोटा एलिमेंट -1 था, तो -10 से तो बड़ा है ही ना। इसका -3 था, तो -10 से तो बड़ा है ही। तो B1 B2 सोन Bn में सबसे जो छोटा अवयव होगा वो S के इन्फीमम का काम कर देगा। तो ये सेट अभी भी बाउंडेड हुआ। मगर आर्बिट्री यूनियन कर दूं, यानी इनफाइनाइट यूनियन कर दूं बाउंडेड सेट का, अब उसका बाउंडेड होना आवश्यक नहीं है। फाइनाइट यूनियन जो है वो तो बाउंडेड है, बट इनफाइनाइट यूनियन कर दूं बाउंडेड सेट का, उसका बाउंडेड होना जरूरी नहीं है। इसके लिए हम आगे लिखेंगे। लिखें अगली प्रॉपर्टी, परिमित समुच्चयों का परिबद्ध समुच्चयों का परिबद्ध समुच्चयों का अपरिमित संघ, परिबद्ध समुच्चयों का अपरिबद्ध संघ परिबद्ध होना आवश्यक नहीं है। Infinite union of bounded sets, infinite union of bounded set need not be bounded. For example, परिबद्ध समुच्चयों का अपरिमित संघ, अब बोल तो अपरिमित रहा था ना। परिबद्ध समुच्चयों का अपरिमित संघ परिबद्ध होना आवश्यक नहीं है। इनफाइनाइट यूनियन ऑफ बाउंडेड सेट नीड नॉट बी बाउंडेड। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो Sn क्या आ गया, मान लो ये S1 सेट क्या है जिसमें केवल 1 एलिमेंट है, S2 क्या है जिसमें केवल 2 है, S3 क्या है जिसमें केवल 3 है। अब मैं इनका यूनियन कर रहा हूं, सारे बाउंडेड है। सेट 1 अकेला बाउंडेड, सेट 2 अकेला बाउंडेड, सेट 3 अकेला बाउंडेड। अरे S1 भी बाउंडेड आ गया। S1 में क्या है, सिर्फ 1, S2 में क्या है, सिर्फ 2, S3 में क्या है, सिर्फ 3। ये सारे के सारे बाउंडेड हैं। बट जब आपने इनका यूनियन किया तो क्या आ गया, इन सारे एलिमेंट्स का यूनियन करोगे, सारे एलिमेंट लोगे तो नेचुरल नंबर तो बन रहा है। सारे एलिमेंट लोगे तो नेचुरल नंबर बनेगा कि नहीं। तो सारे एलिमेंट का यूनियन लेने पे नेचुरल नंबर बन रहा है, तो बन रहा है, बन रहा है कि नहीं।